1 महीने पहले जब मैंने आपसे यह सवाल पूछा था तो जाहिर है कि बहुत लोग शॉक्ड थे, लेकिन किसी भी ट्रू पैट्रियट के लिए जो सचमुच देश की परवाह करता है यह सवाल बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले 1 महीने में हमारे देश में जो कुछ हुआ है उसे देखकर अब आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना किसी मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पीएम मोदी की मर्जी के हिसाब से की गई। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम, उसकी सारी खबरें टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर से गायब हो गईं। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस अब कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, वे कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। वर्षों पहले शुरू हुए केसेस में 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 17 बिलियन का जुर्माना लगाया है। यह भी खबर है कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक 110 मिलियन का फाइन लगाया गया है। देश भर से न्यूज आ रही है कि जैसे ही ऑपोजिशन कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस होते हैं उन्हें ईडी और आईटी के नोटिसेस मिल रहे हैं। और कांग्रेस यह भी कह रही है कि उन्हें न्यूज़पेपर्स में पेड एडवर्टाइजमेंट्स की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। इसको पब्लिश करने के लिए हमने अपने नाम और सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे ताकि यह एक्सटॉर्शन रैकेट साबित हो सके, लेकिन अखबार के चीफ ने इस एडवर्टाइजमेंट को प्रिंट करने से मना कर दिया। हमारे देश में क्या हो रहा है? क्या चुनाव ऐसे ही लड़े जाएंगे? हम अपने देश के लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। और कुछ लोग जो अभी भी सोचते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र सुरक्षित है या जो सोचते हैं कि डिक्टेटरशिप हमारे देश के लिए अच्छी होगी, उनके सवालों का भी जवाब देंगे। चलो शुरू करते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया गया है, और वो भी जब कोर्ट में कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, और वे सभी अभी भी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा टाइम से जेल में हैं और सत्येंद्र जैन तो 2 इयर्स पहले से जेल में बंद हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनके किसी भी क्राइम को कोर्ट में साबित नहीं किया गया है। ईडी का कहना है कि एएपी लीडर्स ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत 1 बिलियन रुपए की रिश्वत ली थी, लेकिन एएपी लीडर आतिशी कहती हैं कि ईडी और सीबीआई पिछले 2 इयर्स से इस केस की जांच कर रहे हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा रेड्स मारे हैं और 1000 से ज्यादा विटनेसेस को लाए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि एएपी या उनके मिनिस्टर्स ने कुछ गलत किया है। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह बताने की कोशिश की कि कोई मनी ट्रेल नहीं है। असल में इस पॉलिसी से आम लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि इस पॉलिसी से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी, जिसका यूज बाद में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने में किया जा सकता था। तो सवाल यह है कि अगर कोई प्रूफ नहीं है तो कोर्ट उन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा है? इसके पीछे का कारण है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। खास तौर पर इस एक्ट में 2018 का अमेंडमेंट मोदी गवर्नमेंट द्वारा। इस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने बेल की कंडीशंस को बदल दिया, उन्होंने बेल पाना और मुश्किल बना दिया। दूसरे लॉज में यह कहा जाता है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष बेल पाना आपका अधिकार माना जाता है, लेकिन पीएमएलए में कहा गया है कि निर्दोष साबित होने तक दोषी। आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं कर देते। इस 2018 के अमेंडमेंट में ईडी को ज्यादा पावर दे दी गई थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से पहले यह समझाया था, ईडी केसेस में लोगों को बेल क्यों नहीं मिल रही है। उन्होंने ईडी से रिलेटेड कानून को पूरी तरह से बदल दिया है। अब यह है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष। इस लॉ में उन्होंने लिखा है कि आप पर आरोप लगाए जाएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोप सही है या नहीं, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आपका केस खत्म नहीं हो जाता और आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला भी जुड़ा हुआ है। कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके हिसाब से 4 लोगों के बयान के ऊपर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक हैं शरद चंद्र रेड्डी, ये ऑरोबिंदो फार्मा कंपनी के मालिक हैं। 9 नवंबर 2022 को इसी शराब वाले केस में पूछताछ के लिए ईडी ने रेड्डी को बुलाया था। उस दिन उन्होंने जो बयान दिया वो केजरीवाल के हिकू में था, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर को ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बस 5 दिन बाद उनकी कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को 50 मिलियन रुपए दान दे दिए। ये हमें अब पता चला है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देखने के बाद वो करीब 6 महीने तक जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि इन 6 महीनों में उन्होंने 9 अलग अलग बयान दिए और सारे बयान केजरीवाल के पक्ष में थे। उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्होंने 9 बयान दिए। इन 9 बयानों में उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद उनका अगला बयान केजरीवाल के खिलाफ था।
अगले ही महीने मई 2023 में ईडी ने उनको जमानत दे दी और जून 2023 में वो इस केस में ईडी के गवाह बन गए और जमानत मिलने के 6 महीने बाद उनकी कंपनी ने बीजेपी को 250 मिलियन का एक और चंदा दिया। अब एएपी देख सकते हैं दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बताता है कि उनकी कंपनी ने कुल 520 मिलियन के बॉन्ड खरीदे, जिसमें से 2/3 लगभग 340 मिलियन बीजेपी को गए, 150 मिलियन बीआरएस को गए और 25 मिलियन टीडीपी को गए। इसीलिए आतिशी ने कहा कि इस शराब वाले घोटाले का मनी ट्रेल बीजेपी की तरफ जाता है, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं। ये जो मनी ट्रेल है शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों का पैसा जो बीजेपी के बैंक अकाउंट में जा रहा है। बाकी 3 लोग जिनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उनकी कहानियों में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। शायद इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज किया और कहा कि यह गलत है। उनके हिसाब से ईडी का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार करो ताकि पार्टी को दबाया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक डरा हुआ तानाशाह एक बेजान लोकतंत्र चलाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जा रहा है, सरकारें गिराने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। उनके काम साफ दिखाते हैं कि सब पहले से तय है। सभी संस्थानों पर कंट्रोल, मीडिया भी इसमें शामिल है। पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से जबरदस्ती पैसे लेना, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते बंद करना और अब तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना आम बात हो गई है। वे कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और वे महीनों से कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक अजीब सा केस दर्ज किया गया था, जिसका इस्तेमाल उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए किया गया था। मैंने इस केस के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताया था, जिसमें सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, वरना देश की 2 सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेता जेल में होते। कांग्रेस का दावा है कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और इसकी वजह क्या है? इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि कांग्रेस ने समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया आखिरी तारीख से पहले। इसके अलावा कांग्रेस के खिलाफ 1993 to 1994 का एक 31 साल पुराना मामला खोला जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि उस समय कुछ गड़बड़ हुई थी और अब कांग्रेस को उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। और 29 मार्च को इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 17 अरब रुपए का नोटिस दिया और उसी दिन खबर आई कि इनकम टैक्स विभाग ने कम्युनिस्ट पार्टी पर 110 मिलियन रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पुराना पैन कार्ड इस्तेमाल किया था। इस तरह से हर विपक्षी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। इस ट्वीट को देखो। टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार साकेत गोखले ने लिखा है कि पिछले 72 घंटों में उन्हें इनकम टैक्स विभाग से 11 नोटिस मिले हैं। उनमें से कुछ 7 साल पुराने हैं। क्या इस तरह एक देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं? हमारी आज की स्थिति मुझे इस फिल्म की याद दिलाती है। द डिक्टेटर एक कॉमेडी फिल्म है जो एक काल्पनिक तानाशाह की सख्त कहानी बताती है।